शायद ज़्यादातर पेशेंट तो आपके पास आपके नेचर के लिए होंगे, कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का या मेरे पापा का सपना था। बट मुझे लगता है कि हर डॉक्टर को अपने पेशेंट के साथ में इतना प्यार से रहना चाहिए। एक्सपेक्टिंग जो मदर है हमारी, उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। डिलीवरी से ज़्यादा उनको लेबर पेन्स का डर होता मैम ये कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का इतना मिथ बना रखा है सिजेरियन में जनरली क्या होता है, एब्डोमिनल कट लगता है। कि ये नॉर्मल डिलीवरी में सबकी बॉडी खराब हो जाती है। नहीं, क्योंकि हस्बैंड का क्या रोल है? नहीं, दोनों में बैलेंस जो बनाता है वो हस्बैंड ही बनाता है। मैं पर्सनली मुझे लगता है कि अटेंडेंस शुड नॉट बी देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कि नॉर्मल डिलीवरी तो चाहिए बट एपिड्यूरल। इसमें पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। आपको क्या लगता है क्या रूट है इसके, क्या क्यों हो रहा है और कैसे इससे डील कर सकती हैं हम? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ओनली। जैसे तो आप बताती हैं बेबी गर्ल या बेबी बॉय, पेशेंट ऑन द टेबल, शी स्टार्टेड क्राइंग। जैसे उसको बताया, बाहर अटेंडेंस के पास जब जाके बताया तो अटेंडेंस ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। मन में कहीं ना कहीं उनके ये रहता है कि काश बेटा हो जाता है। नमस्कार, खमागनी, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम आप सभी का जरा हटके टॉक शो के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सपना मनोहर। और आज के एपिसोड में कुछ खास, जैसे हम सब जानते हैं हेल्थ एंड वेलनेस की दुनिया में कई लोग हैं जो अपनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ हज़ारों जिंदगियां बदल रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत है जिन्हें जयपुर के लोग सिर्फ एक डॉक्टर के तौर पे नहीं, एक हीलर के रूप में भी जानते हैं। उनका नाम है डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता। डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता एक गायनी है और उनकी एक्सपर्टीज सिर्फ जयपुर तक ही सीमित नहीं है। इनफर्टिलिटी से लेकर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सॉल्यूशन तक, नॉर्मल डिलीवरी से लेकर कॉम्प्लेक्स सर्जरी तक, पीसीओडी पीसीओएस के ट्रीटमेंट से लेकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी तक, डॉक्टर गुप्ता का एक्सपीरियंस और उनका नॉलेज अनमैच्ड है। और सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उनका कंपैशनेट अप्रोच भी उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। डॉक्टर इज हीलर, नॉट जस्ट ए ट्रीटर। और डॉक्टर गुप्ता ने इसका सही मतलब में करके दिखाया है। मेरा मानना है कि डॉक्टर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं और एक मिशन है। डॉक्टर अभिलाषा का ये मिशन पिछले 16 सालों से चल रहा है, जहां उन्होंने अपने पेशेंट को सिर्फ मेडिकल सॉल्यूशन नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी किया है। उनका यही कहना है कि पेशेंट को सिर्फ इलाज से नहीं, अपने साथ और यकीन भी दिया जाए। और उन्होंने अपने प्रैक्टिस में इसको पूरी तरह से अपनाया है। तो आज हम यही बात करेंगे कैसे डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता एक सक्सेसफुल, इतनी अच्छी डॉक्टर बनी, और उनके कुछ अनोखे एक्सपीरियंस और वैल्यूएबल टिप्स के साथ हम सब कुछ नई सीख लेकर जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता का। डॉक्टर अभिलाषा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। डॉक्टर अभिलाषा, सबसे पहले आपका स्वागत है जरा हटके टॉक शो के एक और बेहतरीन एपिसोड में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गायकोलॉजी फील्ड में आप कैसे आई, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसा सफर रहा? थैंक यू सपना फॉर इनवाइटिंग मी इन जरा हटके एपिसोड्स। गायनेकोलॉजिस्ट बनना कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का या मेरे पापा का सपना था। जो भी मेहनत है सिर्फ उन्हीं की मेहनत है, उनके बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपना दिखाया कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के बाद जब फील्ड में आते हैं, तब एक फीमेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्रांच रह जाती है वो रह जाती है गायनिक, है ना। वैसे तो हम लोगों के पास चॉइस नहीं होती है क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से हम लोगों को ब्रांच मिलती है, बट कहीं ना कहीं मन में था कि नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है। फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए कुछ करना है, उनको अपना एक मतलब एक जो पेशेंट की तरह नहीं। मैं हमेशा, जैसे अब तुम्हें पता ही है, मैं हमेशा पेशेंट्स को एज अ कुलीग, एज अ सिस्टर, एज अ फैमिली मेम्बर देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं जब मैं मैरिज होके गई, मेरा छोटा सा टाउन है जो ससुराल है, तो वहाँ पे भी जो थे ना फीमेल्स, तो मैंने देखा कि उनका है ना, उन लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है। उनको कोई मेडिकल एडवाइस इतनी अच्छे से नहीं मिलती है, कोई लेके नहीं जाता है, बहुत सारे टैबूज हैं वहाँ पे। तो ब्रांच तो मैंने उसके बाद ही ली थी आफ्टर मैरिज। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे गायनिक में ही जाना चाहिए, उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए ज़्यादा, सो दैट आई कैन अचीव दिस ब्रांच, और मैं सारी जो मेरे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प कर सकूँ। मुझे लगता है जितने भी फीमेल्स डॉक्टर है, कहीं ना कहीं उनके पीछे मम्मी पापा का सपना होता है अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना। जैसा कि आपने बोला कि आप अपने पेशेंट्स को बहुत ही प्यार से हैंडल करती हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अभिलाषा मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है, वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर है। थैंक यू। मैं इनसे मिली थी मेरे मिड प्रेगनेंसी में। हाँ, और जब हम उनसे मिले थे उस टाइम पे मेरी डॉक्टर नहीं थी उस दिन, और हम लोग जस्ट एक इमरजेंसी थी, तो हमने कहा चलो इनसे दिखा देते हैं। और वो दिन था, और मेरे हस्बैंड जब हम लोग इनके कैबिन से बाहर आए,
इन्हीं से ही डिलीवरी करवानी है, ऐसा था। और मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, बट जब भी मैम से मिलते थे इतना प्यार, मुझे एक डर होता है गायनी को लेके कि डिलीवरी के टाइम पे वो गुस्सा करती है, वो चिल्लाती, मैंने आपको भी बहुत परेशान किया इस चीज़ को लेके कि मैम डांटोगे तो नहीं ना, बट आप इतना प्यार से कैसे बात कर लेते हो? कभी आपकी मैंने आवाज़ ऊँची नहीं क्योंकि की। शायद मैं वहाँ पे कहीं जब पेशेंट मेरे सामने होता है तो अपने आप को कहीं वहाँ पे देखती हूँ कि मैं इस पोजीशन पे होती तो हाउ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय डॉक्टर कि वो मुझे कैसे ट्रीट करें, तो समवेयर यही रहता है मेरे लेबर दिमाग रूम मुझे लगता है एक ऐसा माहौल हो जाता है कि में। 10 मिनट की बात नहीं है, लगने को कभी-कभी पूरा दिन लग जाता है, बहुत घंटे लग जाते हैं और पेशेंट उस टाइम पे नहीं सपोर्ट कर पाता है, कोऑपरेट नहीं कर पाता है। तो जैसे हमने देखा है काफ़ी केस हम सुनते हैं कि नर्स चिल्लाने लग गई है या फिर अब्यूज़ हो रहा है या डॉक्टर भी कई बार चिल्लाने लगती है, बट आप बेटा, 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 मतलब कोई इतना शांत कैसे? मुझे लगता है कि शायद ज़्यादातर पेशेंट तो आपके पास आपके नेचर के लिए होंगे। थैंक यू। हाँ, बट बस वही रहता है मेनली कि ना मुझे एक तो पेशेंट वैसे ही परेशान है लेबर पेन्स में, फिर अगर आप भी उसको डाँटोगे या परेशान करोगे तो फिर वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगा, वो जस्ट भागने लगेगा। हमें पता है कि शी इज़ नॉट डूइंग विलिंगली दिस, है ना? क्योंकि शी इज़ हैविंग पेन सो दैट्स व्हाई शी इज़ क्राइंग और शी इज़ शाउटिंग, है ना? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट कि क्या कंडीशन अभी पेशेंट की है। तो उसे हमें शांत करना होगा, ना कि उसे हमें वो करना होगा कि तुम और एक्सेप्ट वो हो जाओ कि ठीक है, मतलब मैम तो मेरी सुन ही नहीं रही हैं, तो इसलिए कभी ऐसा कभी लगा आपको कि कभी गुस्सा आया हो, कोई हाँ, पेशेंट कई ऐसा बार कि जानबूझ के बिल्कुल, बहुत बार होता है। एक बार मेरी पेशेंट थी, जैसे ही बेबी आउट होने लगा, वो ऊपर उछल गई। तो ये एक रिस्क हो जाता है फॉर द बेबी। उस टाइम पे मदर को नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उसको पेन है, वो हाथ लगाते ही ऊपर पहुँच गया। बट हमें पता है कि अगर ऐसी कंडीशन में बेबी हम आउट लेंगे तो बेबी का सर टेबल से टकरा सकता है, बेबी की गर्दन अटक सकती है। तो उस कंडीशन में ज़रूर हमें पकड़वाना भी पड़ता है, चिल्लाना भी पड़ता है कि है ना, क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए बेबी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे 2-3 बार हुए हैं केस, कई बार हो जाते हैं, बहुत ही कई बार पेशेंट होती है ना बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है, तब हमें भी थोड़ा-सा गुस्सा करना पड़ता है। बट वो हमें देखना पड़ता है कि कहाँ एक्चुअल में गुस्से की नीड है, हाँ, अदरवाइज़ नहीं। के अकॉर्डिंग मैं कैसी पेशेंट थी इन लेबर रूम। अब बहुत अच्छी पेशेंट है सपना। बिल्कुल नहीं, थोड़ा-सा ऑनेस्टली। नहीं, हमने आपको ना कर के थोड़ा-थोड़ा प्यार से करके आपको कोऑपरेट करा लिया था। बिल्कुल, बट every first pregnant mother, every first pregnancy, ड्यूरिंग डिलीवरी पेशेंट्स थोड़े से डरे हुए रहते हैं, फ्रीक रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं डिलीवरी का डर लगता है, डिलीवरी से ज़्यादा उनको लेबर पेन्स का डर लगता है। सब वो साइकोलॉजिकल जी। कि है ना, पेन होगा, उन्हें नहीं पता कि पेन एक्चुअल में होता क्या है, वो बस हाँ, यूट्यूब और वो वीडियो देख के सुनते हैं यूट्यूब। उससे देख के बस वो घबराए पैनिक स्टेट में आते हैं। तो उनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको जब हम ये समझाते हैं ना कि व्हाट एक्चुअल द पेन इज़ और कितनी देर का ये पेन रहेगा एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस गोइंग ऑन, तो थोड़ा-सा काम हो जाते हैं पेशेंट, ऐसी बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि हर डॉक्टर को अपने पेशेंट के साथ में इतना प्यार से रहना चाहिए। सेकंड प्रेगनेंसी सोचना मतलब मैं बोलूँगी कि दूर-दूर तक दिमाग में नहीं था जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई और जब मैं मैम से मिली, मैंने सोच लिया हाँ भाई 2 तो करने अभिलाषा मैम है। सो मैम इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है कि बहुत आपको इतना कोऑपरेट करवाती है। नॉर्मल डिलीवरी अगर मैं बात करूँ, आपको क्या लगता है सिज़ेरियन में भी यही हालत है पेशेंट की या नहीं, सिज़ेरियन इज़ नॉट लाइक द नॉर्मल डिलीवरी। सिज़ेरियन तो इलेक्टिव होते हैं मोस्टली। नहीं, बट पेशेंट जब उसके लिए ओटी में जा रहा होता है तो वही डर। इतना नहीं होता है पेशेंट को, थोड़ा बहुत पैनिक होते हैं, उस टाइम पे भी हम लोग थोड़ा-सा वही उनको काउंसलिंग करते हैं कि ऐसे होगा, इट्स लाइक दैट, और फिर वहाँ पे मैं प्रेज़ेंट रहती हूँ जनरली मेरे पेशेंट्स के साथ एट द टाइम शी एंटर इंटू द ओटी रूम, मैं वहाँ पे प्रेज़ेंट रहती हूँ, तो पेशेंट थोड़े से सेटल रहते हैं क्योंकि पहले मैं उनकी काउंसलिंग अच्छे से करके रखती हूँ। उसका बहुत फ़र्क पड़ता है बहुत फ़र्क पड़ता है। काउंसलिंग। नॉर्मल डिलीवरी और सिज़ेरियन दोनों बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट जनरली ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो सबसे सुन के ना दर्द, दर्द, दर्द। सिज़ेरियन में सबको पता है कि है ना एनेस्थीसिया लगना है, उसके बाद कुछ नहीं होना है। वो जी। सिज़ेरियन के तो बाद के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं पेशेंट के पास कि बाद में मेरा क्या सिचुएशन है, वो होगा? बाद की कंडीशन से ज़्यादा डरते हैं रादर देन उस टाइम की कंडीशन से। तो मैम जब मैं आपके पास आती थी प्रेगनेंसी के बीच में, आप मुझे बहुत सी चीज़ें गाइड करती थी। इवन आपने मुझे योगा, मेडिटेशन के लिए भी बताया था। तो आपको क्या लगता है ऐसे कुछ पॉइंट्स या एक्सपेक्टिंग जो मदर है हमारी, उनको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 ऑफ द प्रेगनेंसी, हर पेशेंट को, हर मदर को, एक्सपेक्टिंग मदर को बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे अपने लिए सोचना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। शी हैज़ टू एक्सेप्ट ऑल दिस चेंजेस कि यस ये सब मेरे साथ होगा। जब वो उन चीज़ों को जानेगी, उनको एक्सपेक्ट करेगी कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें मेरे साथ होनी है, तो शी विल बी मोर कंफर्टेबल। सेकंड थिंग, डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट से ही प्रेगनेंसी में जो है ग्रोइंग बेबी है जी। उस डाइट पे इम्पॉर्टेंट है। तो डाइट का बहुत ध्यान रखना है। जो हम डाइटिशियन भी उनको गाइड कर सकती हैं, बीइंग डॉक्टर हम लोग भी उनको टाइम टू टाइम हर ट्राइमेस्टर पे एडवाइस करते हैं। हेल्दी डाइट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। जो दाल, रोटी, सब्जी मतलब वो सब बैलेंस डाइट उनको लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, योगा एंड एक्सरसाइज ऑल्सो। उसमें अकॉर्डिंग टू द वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी उसकी भी गाइडेंस अवेलेबल होती है। आपके डॉक्टर से पूछिए, आप है ना, आजकल बहुत सारे ऐप्स होते हैं उनसे भी पूछिए, बट उनका भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है योगा एंड एक्सरसाइज का, क्योंकि उससे भी जो ग्रोइंग बेबी है उसको मोर ऑक्सीजन, मोर ब्लड सप्लाई मिलते हैं तो ग्रो में हेल्प करता है। साथ में पेशेंट को एक तरीके से इमोशनल सपोर्ट बहुत मिलता है विद योगा एंड एक्सरसाइज। और जो वेट है वो पेशेंट पे पुट ऑन ना होके वो पूरी उसकी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है विद योगा एंड एक्सरसाइज। और फिर बाद में इन थर्ड ट्राइमेस्टर डिलीवरी में भी एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। तो डे वन स्टार्टिंग से ही अगर हम अपना योगा एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं तो वी कैन अचीव मोर इजीली आवर नॉर्मल डिलीवरी। थर्ड थिंग जो ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पैनिक नहीं होना है। जी। बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें नहीं देखनी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो अपने देखिए सबकी डॉक्टर से जर्नी पूछिए। अलग है, बिल्कुल, सबकी सबकी जर्नी सेम अलग नहीं है। है। हर पेशेंट की प्रेगनेंसी भी डिफरेंट होती है। सम पेशेंट नीड बेड रेस्ट, तो वो हम बताते हैं कि हाँ, इस कंडीशंस में आपको बेड रेस्ट चाहिए तो उन्हें बेड रेस्ट करना है। ये नहीं कि हम लगे हुए हैं हमारे जी। ड्यूटीज़ में या काम में। कुछ पेशेंट्स की नॉर्मल ईज़िली प्रेगनेंसी चल रही होती है, उनको बेड रेस्ट नहीं बताते। शी कैन गो हर ऑफिस ऑल्सो, शी कैन डू जैसे हर वर्क हमारे ऑल्सो। जो घर में ओल्ड विमेन्स हैं कि हम सुने तो जितना आप काम करोगे आपके सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी पे उनका फोकस, आप पोछा लगाइए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। आप जितना काम करोगे, जितना एक्टिव हो, बिल्कुल, थोड़ा फ़र्क पड़ता है बट नॉट ऑलवेज़, नॉट ऑलवेज़। बट अपने ऑल दिस डॉक्टर के डिपेंड्स ऑन द रिकमेंड। हार्मोन्स कि लास्ट में कैसे हार्मोन्स बनेंगे, कैसे आपके रिसेप्टर्स होंगे, जी। कैसे पेन्स आएँगे, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। ये जो पोछा लगाना या एक्सरसाइज़ है, इट कैन हेल्प ओनली लिटिल बिट, लाइक 20% और 30% रोल ही इस चीज़ का है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो सिर्फ जस्ट फॉर सीक ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी हम उनको एक्सरसाइज़ या हम उनको वर्कआउट्स नहीं बता सकते। मैम देखिए नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का इतना मिथ बना रखा है। आज के हम टाइम देख रहे हैं कि गर्ल्स खुद जाके बोल रही है कि सिजेरियन, या फिर अगर हम ये भी देखें तो घर की जो पुरानी महिला है वो चाहे कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, मैम ट्राई करिए प्लीज नॉर्मल। राइट। ऐसा क्यों? जो मैं जनरली जो मैंने फ़ील किया है जी। इतने सालों में, मैंने ये फ़ील किया है कि पुरानी जो फीमेल्स थी या पुरानी जो लेडीज़ थी, उन लोगों के पास घर के काम बहुत ज़्यादा होते थे। चक्की पीसना या खेती का काम या पानी-वानी। तो सिज़ेरियन में जनरली क्या होता है, एब्डोमिनल कट लगता है, यानी कि हमारी एब्डोमेन की लेयर्स खुलती हैं। तो वे जनरली डोंट अलाउ द पेशेंट्स फॉर हेवी वर्क्स आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स आफ्टर द सिज़ेरियन। तो उनको लगता था कि वर्किंग लेडीज़ खाली भौवें ही होती हैं, तो काम कौन करेगा? अगर सिज़ेरियन हो गया, तो 2 महीने इनको बेड पे रखना जी। पड़ेगा, तो काम कौन करेगा? तो इसलिए वो लोग ज़्यादा डरते थे सिज़ेरियन के लिए। उनको मतलब नहीं पता है कि नॉर्मल क्या होता है, सिज़ेरियन क्या होता है। मैम ये जो मिथ है कि नॉर्मल डिलीवरी से आपकी बॉडी खराब हो जाती है, नहीं, ड्यूटी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत बॉडी रिलैक्स हो जाती है नीचे से, लेकिन वो आप बाद में फिर से अपनी एक्सरसाइज़ करके एक्सरसाइज से। आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। एंड मैम आपको क्या लगता है कि डिलीवरी में या लेबर में या आफ्टर डिलीवरी एक हस्बैंड का क्या रोल है? हस्बैंड तो मेन रोल प्ले करता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि हस्बैंड जो है आपका इमोशनल सपोर्ट है, फिजिकल सपोर्ट है हस्बैंड आपका। अगर वो आपको कोऑपरेट करता है, समझता है, तो आप जो है बेटर तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को कैरी आउट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी अपनी बात हो रही थी, जो ओल्ड लेडीज़ हैं घर में, मम्मी हैं, दादी हैं, उनकी बिल्कुल अलग सोच होती है, अलग विचार होते हैं। और आजकल की जो फीमेल्स हैं या जो गर्ल्स हैं, उनको ऑफिस भी देखना है, उनको अपना काम भी देखना, उनको अपनी बॉडी की भी बॉडी इमेज की भी चिंता रहती है। जी। तो वो सारी चीज़ें वो नहीं फॉलो करना चाहती जो वो लोग कहते हैं। तो इसमें एक हस्बैंड का रोल आता है कि वो हाउ ही सपोर्ट्स टू हर वाइफ, हिज वाइफ किसे वो सपोर्ट करता है कि हाँ ये भी सही है, आप भी गलत नहीं हो। दोनों में बैलेंस जो बनाता है वो हस्बैंड ही जी, बनाता है। बिल्कुल। वो बैलेंस वो कैसे भी बना सकते हैं, आइदर बाय टेकिंग अपॉइंटमेंट्स, मोर अपॉइंटमेंट्स विद हर हिज डॉक्टर। क्योंकि पेरेंट्स तो दोनों बन रहे हैं। पेरेंट्स दोनों बन रहे हाँ। हैं तो दोनों का रोल है। फिर दोनों का रोल। साथ में जब वो बेबी जब आएगा, डिलीवरी होगी, तो भी हस्बैंड की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो
मुझे याद Aware है of that मैंने maybe आपसे also. आई थिंक 9 मंथ में पूछा था कि मैम कुलदीप अलाउड होंगे क्या लेबर रूम में, एंड आपने कहा था काम डाउन कर दूंगी मैं काम डाउन। नहीं, जनरली हम अलाउ नहीं करते हैं जी। अटेंडेंट्स को, क्योंकि वो जो सिचुएशन होती है ना, हस्बैंड नहीं देख पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम पे पैनिक होता है, और जो हम लोगों के लिए वो नॉर्मल चीज़ है, अटेंडेंट्स के लिए नॉर्मल नहीं है। जस्ट फॉर अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम 5 मिनट के लिए पेशेंट के अटेंडेंट को, हस्बैंड को अलाउ कर देते हैं, बट मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि अटेंडेंट शुड नॉट बी देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इन एनी केस। एपिड्यूरल आपने मैंने भी आपसे पूछा था कि क्या है, अभी बहुत सुनने को मिल रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी तो चाहिए बट एपिड्यूरल। एपिड्यूरल इज अ पेनलेस डिलीवरी, तो इसमें पेशेंट को पेन फील नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक एनेस्थीसिया ना, विच इज गिवन बाय, वो स्पाइनल में पीछे बैक में नीडल लगता है, उससे हम एनेस्थीसिया देते हैं। वो इतने ही लेवल का एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे सब पेन के जो सेंसेशंस हैं वो कम हो जाते हैं, तो पेशेंट इजीली पेन को टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा पेशेंट बीच में गिव अप कर जाती है कि नहीं, अब मुझसे टॉलरेट नहीं होता, मुझे सिजेरियन कराना है। तो ये एपिड्यूरल जो है या पेनलेस डिलीवरी जो है, इट हेल्प्स द पेशेंट कि वो अपना आराम से अपना लेबर वाला जो टाइम है ना, वो निकाल सके। सेफ है ये? सेफ है। थोड़ा कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स देखिए हैप्पो सीजर के साथ होता है। एपिड्यूरल में मेनली जो 1 या 2 साइड इफेक्ट्स जो हमारे सामने निकल कर आते हैं, उसमें ये होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि एनेस्थीसिया की डोज ऊपर नीचे हो जाती है, या एनेस्थीसिया की डोज पेशेंट के लिए, पेशेंट को पेन फील होने लग जाता है, तो थोड़ा सा एनेस्थीसिया हमने बढ़ाया बाई चांस, तो उससे कई बार बच्चे में हाइपोक्सिया हो जाता है, बच्चे को फिर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और बार बार अगर फेटल हाइपोक्सिया होता है तो हमें सिजेरियन लेना पड़ता है, तो मैम ये हर जगह अवेलेबल क्यों नहीं है अगर ऐसा है? क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ मॉनिटरिंग। तो एक अच्छा सेटअप चाहिए इसके लिए, जी। ओटी स्टाफ चाहिए प्रॉपर, जिसको मॉनिटरिंग आती हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनेस्थेटिस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट ही देंगे इसको एनेस्थीसिया को। उसके बाद मॉनिटरिंग स्टाफ का रोल है, तो एक अच्छा सेटअप चाहिए। फिर दूसरा, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हों कि हम लगातार बच्चे की फीटल हार्ट सुन पाए, क्योंकि पेशेंट को पेन नहीं होगा तो पेशेंट विल नॉट टेल कि भाई उसको भी ये दिक्कत हो रही है, पेशेंट को सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की धड़कन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। जहाँ प्रॉपर स्टाफ होगा, जहाँ प्रॉपर हाइजीन होगी, स्टेरिलिटी होगी, प्रॉपर ओटी होगा, वहीं पे एपिड्यूरल ज़्यादा लगता है, तो इट नीड्स अ मोर मैन पावर, तो इसका कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो एवरी इंस्टीट्यूट कैन नॉट अफोर्ड दैट कॉस्ट फॉर द डिलीवरी ऑल्सो, इसलिए ये कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है। तो मैम आज का जो बिजी लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं और एक जो हार्मोनल इम्बैलेंस वाली चल रही है यंग गर्ल्स के अंदर, मेनली पीसीओडी, पीसीओएस, मुझे भी जैसे पीसीओडी रहा है, सो आपको क्या लगता है क्या रूट है इसके, क्या क्यों हो रहा है और कैसे इससे डील कर सकती हैं गर्ल्स? पीसीओडी आज के टाइम पे सबसे कॉमन है इन द यंग गर्ल्स। जो मेन रूट कॉज बिहाइंड दिस पीसीओडी इज हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड दिस हार्मोनल इम्बैलेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। जो यंग गर्ल्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, दे आर मोर, उनका कोई लाइफस्टाइल ही नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, दे आर मोर टुवर्ड्स जंक फूड्स, दे आर मोर, दे आर मतलब दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटीज, स्पेशली यंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स या यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो 11th Junk 12th food के बहुत स्टूडेंट, ज़्यादा जंक फूड है। ज़्यादा है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें जो है हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, और उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सब मोबाइल लैपटॉप इसी पे रह गए, तो इस कारण से ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी से हार्मोनल चेंज होते हैं, जिससे ब्रेन की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है, तो जो मेन जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ओवरी में प्रॉपर उसके लिए फिर एग्स नहीं बनते हैं, इसलिए पीसीओडी में इरेगुलर साइकिल्स हो जाती हैं, हेयर ग्रोथ एक्सेस हो जाती है, सब हार्मोनल इम्बैलेंस है। बट ये वाली प्रॉब्लम तो चलो ठीक है, जब तक अनमैरिड है हम लोग देख लेते हैं, बट मैरिज के बाद में एक प्रॉब्लम आती है हाँ, बेबी कंसीव करने में। पीसीओडी को लेके PCOD बहुत बड़ा एक मिथ है कि अब तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है नहीं, या बिना इट ट्रीटमेंट के इज नहीं नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब इट इज नॉट लाइक कि पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, इट इज रिलेटेड विद प्रेगनेंसी। 10 to 20% केसेस जो है वो पीसीओडी से रिलेटेड हैं इनफर्टिलिटी के, बट इट इज नॉट ऑलवेज राइट। जैसे कि मैम मुझे पीसीओडी मेरी ऑडियंस को पता है, मेरे एक मेन चैनल आपको पता है लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग का, तो जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करी थी तो उस दिन से लेके आज तक मेरे पास फीमेल्स का मैसेज आता है, आपने पीसीओडी में कौन सा ट्रीटमेंट लिया, प्लीज अपने डॉक्टर बताइए, और मैं बोलती हूँ कि मैंने नेचुरल कंसीव किया है, बट लोगों को विश्वास नहीं होता है। क्योंकि वही मिथ्स है ना कि पीसीओडी पेशेंट कैन नॉट कंसीव, ऐसा नहीं है। पीसीओडी इज ऑलवेज नॉट लाइक कि इसमें बच्चा होगा ही नहीं। अगर आपको आपने अपना पीसीओडी कंट्रोल किया हुआ है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आपके पीरियड्स अगर टाइमली आ रहे हैं, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि 28 डेज या 30 डेज की साइकिल है, अगर 35 डेज की भी साइकिल है बट वो रेगुलर है, 35-40 डेज की साइकिल भी है, तो भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो इट मे रिक्वायर ट्रीटमेंट,
बट अगर हमारा लाइफस्टाइल हमने अपना हार्मोन बैलेंस किया हुआ है तो नेचुरली भी वी कैन कंसीव, क्योंकि साइकिल पे डिपेंड करता है हमारी साइकिल कैसे आती है, नॉर्मल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैम पीसीओडी पेशेंट अगर आपके पास में आता है तो आप पहले उसका पीसीओडी क्योर करोगे दैट पीसीओडी कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रूट्स, है ना, इट जी। कैन बी ओनली कंट्रोल। तो फर्स्ट हम उसको कंट्रोल करते हैं, 2 से 3 महीने उसका साइकिल रेगुलाइजेशन करते हैं, उसके हार्मोन्स को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, फिर देन वी आस्क द पेशेंट फॉर नेचुरल ट्राई। उसमें भी अगर 2 से 3 महीने में नहीं नेचुरल ट्राई कर पाते तो देयर आर सम मेडिसिन्स व्हिच ऐड ऑन टू नॉर्मल ट्रीटमेंट। मैम जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप हमारी यंग गर्ल्स को बताओ कि हाँ, अभी जो मेरा लेटेस्ट आपके साथ में अपॉइंटमेंट था, जब आपने मेरा स्कैन करवाया था, उसमें पीसीओडी डिटेक्ट हुआ है वापस। तो मैंने जब आपको कॉल पे बोला था मैम इसका अब हम क्या कोर्स लेंगे, तो आपने कहा था कोई कोर्स नहीं लेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो बस। आपने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी थी। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ओनली। बट मैम हम कुछ डॉक्टर्स देखते हैं जो कि हमें 21 डेज वाली टैबलेट्स जब देते बहुत हैं। ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है ना, तब जैसे बहुत ही रेगुलर साइकिल्स है, कोई शेड्यूल ही नहीं है साइकिल का, या जी। फिर पेशेंट इज गेटिंग ओवरवेट, या फिर बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स आ रहे हैं एंड व्हेन द पेशेंट इज ट्राइंग टू कंसीव, जी। तब हम थोड़े दिन के लिए डेट हार्मोनल पिल्स देते हैं टू कंट्रोल द सिम्टम्स। तो मैम इन पिल्स से आपको लगता है कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं? सब अलग अलग तरीके की पिल्स आती हैं, उनका अपना एक पर्टिकुलर एक्शन है। जी। यंग गर्ल्स में हम कम देते हैं क्योंकि इसका वही है कि जब तक पिल्स खाएंगे ट्रीटमेंट पीरियड्स रेगुलर आते रहेंगे एंड दे आर कंसर्न ओनली विद द पीरियड्स ओनली, तो इसलिए हम उन लोगों को ज़्यादा नहीं देते हैं। तब पहले जो मेन कॉज है उसे ट्रीट कराना है, तभी तो हम उसको लंबे टाइम तक ट्रीट कर पाएंगे ना। पिल्स तो टेम्प्रेरी है, जब तक देंगे तब तक आएगा। तो ये तो हम जैसे मैंने बताई कंडीशंस, उन कंडीशंस में ही देते हैं। अगर यंग गर्ल है, 16 ईयर्स ओल्ड है, 17 ईयर्स ओल्ड है, उसको हम जस्ट लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आधा 50% क्योर तो उसी से ही हो जाएगी। मैम एक अभी बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि आपके पास भी पेशेंट होंगे इनफर्टिलिटी को लेके, क्या अभी चल रहा है, आपको लगता है क्या रीजंस है कि इसमें भी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल का ही मेन रोल है, क्योंकि फीमेल्स आर नॉट गेटिंग मैरिड टिल 30 ईयर्स ऑफ एज। फीमेल्स की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फीमेल्स में लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं और वही एग्स पूरी लाइफ में अपने काम आते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, आफ्टर 30 आफ्टर 35 जो एग्स हैं फीमेल्स के, उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, उनकी क्वालिटी भी डिक्रीज होने लग जाती के है। टाइम में तो अगर हम देखें आसपास तो गर्ल्स शादी करना ही नहीं चाहती है जल्दी, और जो जल्दी शादी कर रही होती है नजरों में वो लगता है कि अरे पुराने जमाने की है। जो बेस्ट एज है टू हाँ। कंसीव इज 25 to 30 ईयर्स, वो सबसे 25 बेस्ट एज है ना। और उसके बाद थोड़ा थोड़े चांसेस कम होते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कंसीव करते, 30 to 35 वाली भी जी। बहुत फीमेल्स, और आजकल तो एज भी यही हो गई है। बट वही है कि डिफिकल्टीज आती हैं कुछ कुछ, और जितना जल्दी कर सकते उसके लिए देखो, हम ये तो नहीं कह सकते कैरियर छोड़ के अपना पहले जल्दी मैरिज जी। करें, लेकिन वही है कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट में रखेंगे, जंक फूड से दूर रहेंगे, तो एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी मेंटेन रहेगी, तो आपको कम दिक्कत आएगी आप गेटिंग प्रेगनेंसी। और आफ्टर 35 तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट मैम कई केस ऐसे होते हैं कि काफ़ी यंग गर्ल्स हैं, शादी हो चुकी है, 2-2 साल 4-4 साल हो गए, ट्राई कर रही है, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, वहाँ आप क्या? ये 10% अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। 10%। 10% केसेस होते हैं जिसमें कोई रीजन नहीं होता है। और मुझे याद है मैम कि जब मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था और हम एक गायनी के पास में गए थे, जब मेरी शादी को सिर्फ 10 महीने हुए थे, और कुछ कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा मैम कि जितने ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो लाइक फट ये हम टेस्ट करवा लेते हैं, नहीं हो रहा आईवीएफ में चले जाते हैं। बट उसी दौरान मुझे आप ही की तरह एक बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर मिली थी एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा था किस चीज़ की जल्दी है, वो नेचुरल कंसीव कर रही है ना, उसको टाइम तो दो अपना। एंड मेरे हस्बैंड ने कहा था मैम हमें कोई जल्दी नहीं है, फैमिली वालों को जल्दी है, इवन इसको जल्दी है। सो मुझे लगता है कि जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया, उसके शायद 2 महीने पहले ही मेरा ऐसा माइंडसेट था, अब मुझे नहीं करना है, अब मैं अपनी एनिवर्सरी पे जा रही हूँ बाली और फिर मैं करूँगी, और वही मैंने मैम कंसीव कर लिया। टाइम आप रिलैक्स थी, रिलैक्स थी, पॉजिटिव थी। ऊपर स्ट्रेस नहीं था फॉर कंसीविंग, जी। आपने सब छोड़ दिया था। वो बिल्कुल। स्ट्रेस फ्री जो एनवायरनमेंट आपको मिला ना, इट हेल्प्ड यू, उसी से अच्छे। और जब जब मैम ये सोचा मैंने, 3 से 4 महीने का एक ऐसा गैप आता था मेरी लाइफ में, मुझे अब बेबी करना है, मेरा ओव्यूलेशन डे क्या चल रहा है, वो प्रेशर, जैसे वो एक मूवी pressure भी आई है। थी गुड न्यूज़, वो करीना pressure कपूर बन चुकी थी मैं उस टाइम पे, वो वाली सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी थी इसीलिए अपने हम चारों सबसे तरफ। पहले, अगर आपने ध्यान दिया, मैं हमेशा अपने प्रिस्क्रिप्शन पे फर्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ, नो स्ट्रेस। और एक चीज पेशेंट को बोलती हूँ, इधर से सुनो उधर से निकालो, दिमाग में रखना ही नहीं कि इसने, चाची ने क्या बोला, ताई ने क्या बोला, क्योंकि स्ट्रेस से आपके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओवुलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहेगा तो बेटर प्रेगनेंसी अचीव होगी। और मैम ये एक हम देखते हैं कि अगर आप शादी से पहले इंटीमेट हो रही हैं,
तो क्या ज़्यादा टाइम तक ही करना और उसके बाद में जब आप सोचे कि अब मैं बेबी कंसीव कर लूँ, प्रॉब्लम आती है? नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने सारा सेफ्टी लिया हुआ जी। है, अगर आप एसटीडी से बचे हुए हैं, इन्फेक्शन से बचे हुए हैं, तो इट विल नॉट मतलब नहीं, जैसे हम देखते हैं कि आजकल की गर्ल्स बोलती है जब शादी होती है हम 5 साल बेबी प्लान नहीं करेंगे और जब वो प्लान कर रही है तब हो नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा वो कुछ नहीं। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑन द एज। पेशेंट की एज कितनी है? अगर मान लो 30 इयर्स पे और फिर वो कहे मैं 5 साल वेट करूँगी, तो ऑब्वियसली वी डोंट नहीं। एडवाइस, है ना? अगर 20s में है, 25 में है, तो वी कैन ईज़िली, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना लंबा टाइम उसने निकाला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एज पे और बॉलीवुड दूसरी में जो चीज़ों हम पे फ़र्क देखते पड़ता है। हैं 35 प्लस जाके, वो एग फ्रीजिंग वगैरह ऑप्शन एग लेते हैं, फ्रीज, वो आईवीएफ वाली चीज़ें होती हैं। बट वो खुल के नहीं बात करते हैं। क्योंकि वो सब अभी वही सोशल नेचुरल। टैबूज़ हैं ये जी। सारे टॉपिक्स ना, तो वो एग फ्रीज़ का आजकल ऑप्शन होता है, बहुत सारी गर्ल्स करती हैं, जो अचीवर्स हैं, जो 40s में चले जाते हैं, वो 30s एज़ अ एज ऑफ 30s अपने एग फ्रीज़ करा देते हैं, एंड देन इट विल हेल्प इन आईवीएफ कंसेप्शंस। तो मैम आप इस चीज़ को कितना सपोर्ट करो? एग फ्रीजिंग हो गया, स्पर्म हाँ। फ्रीजिंग भी होता है। बिल्कुल, थोड़ा-सा ये टॉपिक बियॉन्ड माय स्पेशलाइज़ेशन है, क्योंकि ये जी। जो टॉपिक है, आईवीएफ स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि कितना इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कितना इनका है। एज़ पर माय नॉलेज, अगर बहुत ही जैसे जैसे मैंने बताया कि कैंसर पेशेंट है एंड व्हेन शी वांटेड टू बी प्रेग्नेंसी, तो उस टाइम पे उसको एग फ्रीजिंग वाले एग्स जो है काम आ जाते हैं। जस्ट फॉर सेक कि सिर्फ़ यूँ ही एग फ्रीज़ कराना है जी। कि अभी हमें नहीं करना कि हमारी फिगर नहीं खराब हो जाए, मैं उसको कम सपोर्ट करती हूँ। अभी मैम जैसे आपने बात की प्रोटेक्शन की, आप फीमेल प्रोटेक्शन के बारे में क्या? फीमेल्स हैव राइट, है ना? उनको अपना प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेल्स आर नॉट प्रोन फॉर दिस, है ना? उनके लिए इट्स अ नॉर्मल थिंग। जी। बट अपनी सुरक्षा फीमेल्स खुद ही कर सकती हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं फीमेल्स के लिए भी प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कन्वीनिएंट, सबसे सस्ता जो मेथड है वो है बैरियर मेथड। आइदर इट मे बी मेल बैरियर मेथड यानी मेल condoms, और इट मे बी फीमेल condoms. If your male partner is not agree to use the condoms, so female can easily use condoms. Female condoms are easily available in the market. She can have, because condoms are the best thing which prevent the patient from sexually transmitted diseases, unwanted pregnancies, and obviously it is safe also. Not non-toxic, not any side effects, nothing to worry. एक मैम ये जैसी प्रेगनेंसी होती है गर्ल्स कुछ पिल्स आती हैं, वो ले लेती हैं 7 आई पिल्स एंड आई पिल्स, ये कितनी एम्प्टी पिल्स बहुत हार्मफुल होती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारी गर्ल्स जो है इसको सिर्फ एक सोर्स ऑफ टर्मिनेशन मानती है कि जी। ठीक है, वैसे प्रोटेक्शन नहीं लेना, हो जाएगी तो हम आई पिल खा लेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स होते हैं आई पिल्स में, धीरे-धीरे वो आपकी सारी उसको चेंज कर देगा, आपके अंदर की जो हार्मोनल बैलेंस है। और ये एक या हमेशा दो सही बार रहती है? नहीं, लगता है आपसे टर्मिनेट हमेशा हो जाता है बेबी? नॉट 80 to 90% रिजल्ट्स हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। कितने ही पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो अनवांटेड खा के श्योर होके बैठे होते हैं कि अब हमें नहीं लगेगी प्रेगनेंसी, बट लग जाती है प्रेगनेंसी। इट इज़ नॉट ओवरऑल, इट इज़ नॉट अ सेफ मेथड। तो मैम जब आप लेबर रूम में जाती हैं और जब बेबी होता है, उसके बाद जब आप बाहर आती हैं और जो उस पेशेंट की पूरी फैमिली खड़ी होती है, आपको एक सब देख रहे होते हैं क्या हुआ है, जैसे तो आप बताती हैं बेबी गर्ल या बेबी बॉय, कभी ऐसा फील किया है कि जो आजकल चलता है समाज में बेबी गर्ल बेबी बॉय वाला? क्योंकि मैंने फील किया था मेरे लेबर रूम में, आई थिंक आपने मुझे 15 मिनट बाद बताया था और मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया था, मुझे क्या हुआ है क्या हुआ है। तो मैंने फील किया कि आई थिंक आप लोग इसलिए नहीं बताते हो कि कुछ लोग नहीं चाहते बेटी हो और एकदम से हम बता दें बेटी हो, तो वो परेशान तो ऐसा कभी आपको लगा? बहुत कुछ ऐसे पेरेंट्स कभी ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ हो कि आपने बोला बेटी हुई है और वहाँ बहुत बार अभी हुआ था। मेरा एक पेशेंट था, उसको थर्ड बेबी गर्ल थी, तो एवरीवन वाज क्राइंग, एवरीवन इज क्राइंग। in hospital? पेशेंट ऑन द टेबल, शी स्टार्टेड क्राइंग जैसे उसको बताया, है ना? और बाहर अटेंडेंस के पास जब जाके बताया तो अटेंडेंस ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। तो ये तो अभी अपनी सोच ले, इसमें तो हम लोग खुद भी बात करते हैं कि बहुत टाइम लगने वाला है हमारी सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करने में कि बेबी गर्ल्स आर ऑल्सो नॉट बैड, बिकॉज इसी मेंटेलिटी के लिए मुझे लगता है कि ये जो बंद हो चुका है कि हम पता कर सकते हैं, जैसे फॉरेन में ये चीज है, इसीलिए हुआ है। तो ये सही है आपको लगता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। नहीं बट तो फिर भी गर्ल्स कुछ को आने ही लोग, नहीं दिया जाएगा ये बिल्कुल, सोसाइटी में। मतलब कई बार हम लोग हेजिटेट हो जाते हैं कि यार बाहर जाके बताएं कि नहीं बताएं, क्योंकि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग मेल चाइल्ड, एवरीवन इज चाहे एक्सपेक्टिंग, सेकंड बेबी हो। चाहे फर्स्ट ही हो। इवन फर्स्ट में भी सबको मेल चाहिए, सेकंड में तो चाहिए ही चाहिए, फर्स्ट जी। में भी सबको यही चाहिए कि लड़का की न्यूज आएगी, लड़का हुआ है। फिर भी मैम हम सुनते हैं कि 3 दिन की बच्ची रोड पे मिली है, 4 दिन की बच्ची हमें जंगल में मिली है। गलत बात है। आजकल वैसे होम्स होते हैं, अगर आपको देखिए, वैसे तो ये बहुत ही गलत बात है ना, कि लड़कियों को आप इस तरीके से छोड़ें। लड़कियां भी बच्चा है,
और लड़कियां आजकल जो कर सकती हैं वो तो शायद लड़के भी नहीं कर सकते हैं। लड़कियां जितना आपका ध्यान रखेंगी उतना तो लड़के भी नहीं करते हैं। फिर भी अगर किसी पेरेंट्स को बिल्कुल ही नहीं चाहिए तो आजकल जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें वो बने होते हैं पालना गृह। जी आप बच्चे को ऐसे छोड़ने की बजाय आप उस पालना गृह में दीजिए, वो बच्चा किसी न किसी के घर की शोभा बनेगा। बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, जिनको बच्चे चाहिए, जी वो बच्चा उस घर की लाडली बेटी बनेगी, उस घर की शोभा बनेगी। आप उसको पालना गृह में कहने भेज को सकते हमारा हैं। देश बढ़ रहा है, लेकिन जब इन चीजों को देखते हैं तो लगता है कि शायद बहुत समय लगने वाला है। बहुत समय लगने वाला है अभी। लड़कियां कितनी भी आगे चली जाएं, बट लड़कियों को उस नजर से देखने को ही नहीं मिल रहा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव भी आ रहा है कि लोग बहुत इस चीज स्लो की है, खुशी मनाते हैं कि बेटी हो रही है, बट कहीं कहीं बहुत बिल्कुल स्लो है। मन में कहीं न कहीं उनके ये रहता है कि काश बेटा हो जाता। पहला बेटा हो जाता। हम लोग जब भी बाद में रूम में राउंड लेने जाते हैं, जी पहला बेटा हो जाता तो फ्री हो जाती। एक ये जी बहुत फ्री हो कॉम जाती, फ्री हो ये जो एक जाती है, वर्ड है, बहुत फ्री हो कॉमन जाती बहुत कॉमन सेंटेंस जी है जो हमें सुनने को कि मिलता है। सेकंड बेबी फिर कुछ भी हो फिर कुछ टेंशन नहीं है, नहीं टेंशन रहेगी, नहीं। बट आप फ्री हो जाती। बिल्कुल। इस चीज को ये आप मेंटालिटी बदलने में भी और बहुत साल बहुत लगेगा, टाइम बहुत साल लगेगा। जी लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विमेन्स और यंग गर्ल्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो कैसे करें आने वाले टाइम के लिए, जो अनमैरिड है या फिर जो मैरिड है वो अपनी मैरिड लाइफ में इस चीज को कितना यूज कर सकती है? क्योंकि मुझे लगता है जितना आप खुद हेल्थी हो तब आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी रहेगी, चाहे वो सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं होता है, हर चीज से। हर चीज जी हेल्थ से रिलेटेड है। जो मेरा टेक होम मैसेज है फॉर द यंग फीमेल्स एंड फॉर एवरी फीमेल्स, जी try to be stay healthy physically also, emotionally also and mentally also. For that you have to be strong from mind कि yeah, I am good, I am looking good, I am the best, है ना? उसके लिए और आपको जो है अपना लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल आपका, डोंट गेट इनटू द पीयर प्रेशर कि वो स्मोक कर रहा है तो आई स्मोक, वो अल्कोहल लेती है तो आई टेक अल्कोहल। ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग दैट आर इंजुरियस टू द हेल्थ, है ना? थर्ड थिंग, ट्राई टू फॉलो अ रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल। टाइम से सोना, टाइम से उठना, थोड़ा 1-2 दिन का डिच चलता है। ट्राई टू बी फिजिकली एक्टिव, any exercise, any yoga daily, either for 20 minutes only or 30 minutes only, but every female should do yoga or meditation or exercise for 30 minutes daily, है ना? एंड ईट मोर वेजिटेबल्स। पानी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी दिन भर का डेली फीमेल को लेना चाहिए। जंक फूड्स अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड्स हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, पेट के भी, यूट्रस हेल्थ के लिए भी, हर चीज़ के लिए जंक फूड हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिल्कुल कट छोट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको फ्रिक्वेंसी जो है उसकी कम कर सकते हैं, अमाउंट उसका कम कर सकते हैं, कभी कभी के लिए ठीक है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अगर रहेगी, एंड जो हम अभी बात कर रहे थे कि सेक्सुअली भी ट्राई टू बी रिमेन सेफ, यूज ऑलवेज प्रोटेक्शन सो डैट आप एसटीडीज वगैरह से हमेशा के लिए बचे रहें। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, ये 3 मेन की पॉइंट्स हैं टू रिमेन हेल्दी इन एवरी मैटर। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता के साथ एक इंसाइटफुल और सोलफुल बातचीत। जैसे एक शेर में कहा गया है, सफर में चलते रहे मंजिल अपने आप आएगी, जिंदगी की राह पर बस हम हौसला आपको दूर तक लेके जाएगी। डॉक्टर अभिलाषा ने हमें यही दिखाया है कि अपने पेशेंट्स के साथ कंपैशन और प्यार से कैसे एक डॉक्टर उनके सफर का हिस्सा बन सकता है। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आप सबको इस एपिसोड से कुछ ना कुछ नया और वैल्यूबल सीखने को मिला होगा। डॉक्टर अभिलाषा जी, आपको दिल से शुक्रिया, और इस पॉडकास्ट पे अपने इंसाइट्सफुल और इतनी प्रेरणादायक आपने बातें हमारे साथ में करी। मैं हूँ आपकी सपना मनोहर, और ये है ज़रा हटकर टॉक शो। आपके वक्त के लिए शुक्रिया, और याद रखिए, अलविदा और खुश रखिए, स्वस्थ रहिए।